हाय फ्रेंड, दिस इज़ अमन कुशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू माइंड। लास्ट जो लेसन था ओवरव्यू का, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है इसके अंदर हम क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसी कोर्स के अंदर जो फर्स्ट जो हमारा लेसन है वो है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या है, ओरिजिनल कितने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर शेड्यूल थे, उसके बाद कौन कौन से शेड्यूल यहाँ पर ऐड हुए, किस शेड्यूल के अंदर क्या है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट से कौन कौन से शेड्यूल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किससे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और अब तक कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उस टाइम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर क्या क्या था। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये सबसे जो पहली पॉइंट है ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जब हमारा जो संविधान बना था, मतलब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। 395 आर्टिकल थे, इसके अलावा 22 पार्ट्स थे एंड 8 यहाँ पर शेड्यूल थे। तो जो सबसे बड़ा जो चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो होती है शेड्यूल। शेड्यूल के बाद आते हैं पार्ट, और पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड होते हैं आर्टिकल। एंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लाइव डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर बोला जाता है। लाइव डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली चलने वाला। अभी भी आप देख सकते हैं कि जैसे अभी जो स्टेट्स बन रहे हैं, सन 2000 के अंदर कुछ स्टेट्स बने, इसके अलावा फिर तेलंगाना यहाँ पर बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यहाँ पर बाइफर्केशन हुआ, इसके अलावा दमन एंड दीव वहाँ पर एक हुए। तो वैसे बहुत सारा जो चेंज है वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता रहता है। तो उन सबको वापस जो हमारे शेड्यूल है, हमारे जो पार्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर हम चेंज करते रहते हैं। तो आज़ादी के पास से लेके अब तक हम टोटल 104 बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पर चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो 104 बार चेंज करने के बाद अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी जो हमारा संविधान है, उसके अंदर यहाँ पर क्या क्या है। तो अभी संविधान के अंदर 448 आर्टिकल है टोटल, इसके अलावा 25 पार्ट है, और शेड्यूल कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 12 शेड्यूल यहाँ पर हो गए। तो आप देख सकते हैं पहले कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, और अभी कितने हैं, 12 शेड्यूल है। तो इन्हीं 12 शेड्यूल को हम अब डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे पास किस किस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड। तो जो भी स्टेट यहाँ पर होंगे, यूनियन टेरिटरीज जो भी यहाँ पर होंगी, उनके बारे में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि तेलंगाना यहाँ पर बना तो तेलंगाना को एड यहाँ पर कर लिया फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। जम्मू कश्मीर और जो पहले स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बना दिया, लद्दाख को यहाँ पर अलग कर दिया। तो वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो सब कहाँ पर जाएंगे, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो वहाँ पर चेंजेस जाएंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे पास क्या है, नेम है स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज का, और उनका ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या होगा, तो वो सब कहाँ पर बताया हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द प्रोविजन इन रिलेशन विद अलाउंस, प्रिविलेज एंड इमोलमेंट्स ऑफ। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो भी सरकारी जो पद हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उनकी जो वेतन क्या होगा, भत्ते क्या होंगे, उनको सैलरीज कैसे मिलेगी, क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज होंगी, तो वो सब कहाँ पर मेंशन्ड है, तो वो सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है। और किस किस के बारे में यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, गवर्नर के बारे में, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के जो स्पीकर वगैरह होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो हमारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, हाई कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, तो उनके सैलरीज वगैरह यहाँ पर क्या रहेंगे, उनके वेतन भत्ते वगैरह क्या रहेंगे, तो वो सारी चीजें कहां पर बताई हुई है, सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पर बताई हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या है, इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन यहां पर क्या होती है कि आपने यहां पर सुना होगा कि जो भी वो शपथ जो लेते हैं, कि संविधान की शपथ लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा यहां पर बनाए रखेंगे। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो कौन कौन सी शपथ यहां पर लेती हैं, वो शपथ के अंदर क्या क्या बोलेंगी, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां यहां पर होती है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर उनकी होती है, तो वो सब कहां पर मेंशन्ड है, तो वो मेंशन्ड है यहां पर थर्ड शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर किस किस की ओथ के बारे में यहां पर बताया हुआ है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ओथ के बारे में, पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में, एमपीज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, सीएजी हो गए, हमारे स्टेट मिनिस्टर हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, हमारे एमपी एमएलए जो भी होते हैं, तो उनकी ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में कहां पर लिखा हुआ है, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर यहां पर उनके बारे में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पता होगा, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके यहाँ पर 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है यहाँ पर लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा जिसको यहाँ पर अपर हाउस भी यहाँ पर बोला जाता है, मतलब ऊपरी सदन यहाँ पर बोला जाता है, लोगों का सदन यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो आप वोट करके डायरेक्ट उनको वहाँ पर लोकसभा के अंदर भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या होता है, हम जो हमारे एमएलएज यहाँ पर चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पे राज्यसभा के अंदर यहाँ से मेंबर्स भेजते हैं। तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन्ड है कि किस स्टेट से कितने लोग यहाँ पर राज्यसभा के अंदर जाएंगे, किस स्टेट के पास राज्यसभा की कितनी सीट्स यहाँ पर रहेंगी, तो वो सब कहाँ पर मेंशन्ड है, तो वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हमारे पास क्या मेंशन है यहाँ पर, तो इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो देश के अंदर जो भी शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब से जहाँ पर बहुत सारी जो ट्राइब्स है वो वहाँ पर रहती हैं, तो उनके एरिया को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर एक अमेरिकी की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो सेंटिनीज आइलैंड के अंदर वहाँ पर चल गया था। वहाँ पर जो ट्राइब्स थी वो काफ़ी सालों पहले से वहाँ पर रह रही है, मतलब हजारों सालों से वहाँ पर रह रही है। उनको कुछ भी नहीं पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, कल्चर क्या होता है, कौन सा खाना खाते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश के अंदर आज़ादी आ चुकी है, ऐसा उनको कुछ भी नहीं पता है। वो एक बिल्कुल आइसोलेटेड तरीके से अपने कल्चर एंड ट्रेडिशन के हिसाब से रहती है। वो आज भी वही पत्ते पहनती हैं, आज भी भालों से शिकार करती हैं, आज भी जानवरों को मार के वहाँ पर खाती है। तो उनका जो डेवलपमेंट को लेके जो भी काम होगा वो एक अलग तरीके से होता है। उनको ऐसा नहीं कि हम जाके उनको फोर्सफुली यहाँ पर कन्वर्ट करें कि नहीं आप भी सिविलाइज तरीके से कपड़े पहनो, आप भी यहाँ पर जॉब करो। जो पहले ह्यूमन रहता था उसी तरीके से आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी ट्राइब्स है जो वैसे ही रहती है। तो उनके एरिया के अंदर कैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो वो सब किसके कहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज हैं उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो वो वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन सिक्स शेड्यूल के अंदर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके कुछ स्पेशल प्रोविजन यहां पर ऐड कर दिए गए हैं। तो सिक्स शेड्यूल के अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम स्टेट के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अंदर काफ़ी यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मानी जाती है। सेवन सिस्टर वहाँ पर उनको बोला जाता है, और काफ़ी वहाँ पर एथनिसिटी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा कि इनर लैंड परमिट भी वहाँ पर चाहिए होता है, कि आप नॉर्मली ऐसे ही नहीं जा सकते वहाँ पर। उनका जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है वो काफ़ी यहाँ पर डिफर करता है बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से आते हैं। आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ये भी याद रख सकते हैं एटीएम, एटीएम में मनी नहीं है। ठीक है, तो एटीएम एंड एम, तो एटीएम में मनी नहीं है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके अंदर क्या, मिजोरम। ठीक है, तो ये चारों स्टेट के नाम है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेवंथ शेड्यूल। तो सेवंथ शेड्यूल के अंदर यहाँ पर 3 लिस्ट मेनली दी हुई है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट का मतलब यहाँ पर बेसिकली होता है क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि सेंटर के लॉ के हिसाब से ये हो रहा है, स्टेट के लॉ के हिसाब से ये हो रहा है। हर स्टेट के अपने अपने लॉ होते हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से यहाँ पर लॉ होता है। तो सेवंथ शेड्यूल के अंदर वो सारे आइटम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन सी जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से टाइप के सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर लॉ बना सकती है। जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट के अंदर आती है। तो पुलिस से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन आर्मी किसके अंदर आती है, तो आर्मी आती है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि डिफेंस का काम करना, देश को बचाना किसका काम है, यहाँ पर डिफेंस का यहाँ पर काम है। तो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड जो भी वहाँ पर आएगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा वो कौन बनाएगी, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पर बनाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट अलग अलग है यहाँ पर। एंड एक आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि ऐसी आइटम जिन पे स्टेट एंड जो यूनियन है दोनों यहाँ पर लॉ बना सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, मतलब जो चीज़ें दोनों के लिए यहाँ पर जरूरी है। लेकिन इसके अंदर भी मेन बात क्या है कि यूनियन ज़्यादा पावरफुल है। अगर स्टेट से पहले यूनियन यहाँ पर लॉ बना देता है किसी भी चीज़ को लेके, तो स्टेट को उसका जो लॉ है सेंटर का वो यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारे पास 8 शेड्यूल। तो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर ये पूछा जाता है। एंड 8 शेड्यूल के अंदर बेसिकली क्या बताते हैं हमारे बारे में, तो 8 शेड्यूल के अंदर वो सारी लैंग्वेज है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पर लैंग्वेज का दर्जा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसी अभी 22 लैंग्वेज है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो वो 22 लैंग्वेज कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फर्स्ट है यहाँ पर असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोंगरी। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पर याद होने चाहिए कि कौन कौन से लैंग्वेज हमारे 8 शेड्यूल के अंदर है। यानी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लैंग्वेज को किस शेड्यूल के अंदर यहाँ पर रखा गया है, तो 8 शेड्यूल के अंदर यहाँ पर रखा गया है। एंड एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मतलब इंग्लिश को हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसके अंदर इंग्लिश नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि हिंदी है या इंग्लिश है, कौन सी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9 शेड्यूल। तो टोटल जो 8 शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे वो तो अब हम देख चुके हैं। अब आता है 9 शेड्यूल, जो आज़ादी के बाद जो फर्स्ट यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था, मतलब पहली बार जो हमने संविधान के अंदर चेंज किया था, तो उसके द्वारा हम 9 शेड्यूल को यहाँ पर लेके आए थे। तो इसके द्वारा हमने यहाँ पर क्या किया था, जमींदारी सिस्टम को यहाँ पर अबोलिश किया था। एंड इसके अलावा जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं कि जमीन किसके पास यहाँ पर क्या रहेगी, कितनी कितनी जमीन किसके पास होनी चाहिए, जो अपर लिमिट होती है जमीन रखने की, जो सीलिंग जिसको बोलते हैं, जो आज़ादी के बाद यहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी, तो उसको लेके लॉ बनाने के लिए यहाँ पर 9 शेड्यूल यहाँ पर लेके आए गए थे। तो ये कब लाया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर 9 शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया था 1951 के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इससे पहले क्या प्रोविजन था कि 9 शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी चीज यहाँ पर रख दी जाती थी तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर यहाँ पर नहीं डाला जा सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर लॉ बना दिया तो जुडिशरी उसके अंदर यहाँ पर इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जुडिशरी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। एंड जुडिशरी को ऐसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बोला जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, जुडिशरी के पास है। वरना अगर पार्लियामेंट का बस चले तो वो तो किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी यहाँ पर लॉ निकाल के अपना काम कर ले, लेकिन जुडिशरी उस पर चेक एंड बैलेंस यहाँ पर रखता है कि कौन कौन से लॉ आप सही बना रहे हो, कौन कौन से लॉ आप यहाँ पर गलत बना रहे हो, ठीक है। लेकिन 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप 9 शेड्यूल के अंदर भी कुछ लॉज यहाँ पर रख देते हो तो जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएंगे, उनको भी जुडिशरी यहाँ पर अपने अंदर यहाँ पर ले सकती है। किस बेसिस पे, जो भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं। तो एक जो बात आई थी, आपने थोड़े टाइम पहले यहाँ पर सुना होगा, SC/ST का जो शेड्यूल एक्ट था, तो उसके अंदर ये बात थी कि इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर यहाँ पर डाल दिया गया है। तो वो कहाँ से निकल के आया है कि चाहे कुछ भी यहाँ पर सुप्रीम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या होता है, फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पर सुप्रीम होते हैं। तो किसी के भी फंडामेंटल राइट यहाँ पर कोई भी जो सरकार है वो वहाँ पर नहीं छीन सकती है। तो इसको लेके 9 शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज हैं वो भी अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 शेड्यूल। तो 10 शेड्यूल के अंदर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपने यहाँ पर सुना होगा आया राम गया राम। आज के टाइम पर भी आप देखते हैं कि कभी भी किसी भी पार्टी के MLAs यहाँ पर टूट जाते हैं एंड MPs टूट जाते हैं, किसी दूसरी पार्टी की सरकार यहाँ पर बन जाती है, एंड बहुत सारे यहाँ पर जो प्रपंच है वो वहाँ पर चलते रहते हैं। तो उसी को रोकने के लिए 10th शेड्यूल यहाँ पर लाया गया था कि अगर आप यहाँ पर एक पार्टी से इलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी के अंदर जाते हो तो आपकी जो सदस्यता है वो वहाँ पर रद्द हो जाएगी। तो एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी के अंदर जाने को लेकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर कब बनाए गए थे, 10th शेड्यूल के अंदर यहाँ पर बनाए गए थे। और ये किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, मतलब 52वां जो संविधान के अंदर बदलाव किया था उसके द्वारा यहाँ पर 10th शेड्यूल को यहाँ पर ऐड किया गया था। और 1985 के अंदर यहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और लास्ट आते हैं हमारे, जिनके बारे में आपने यहाँ पर काफ़ी सुना होगा, 11 शेड्यूल। तो 11 शेड्यूल के अंदर बेसिकली आते हैं हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हमारे पंचायत वगैरह होती हैं तो वो पहले यहाँ पर नहीं थी। आर्टिकल 40 के अंदर यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि अगर आप यहाँ पर आगे डेवलप होते हो, जो हमारे एक लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं DPSPs के अंदर, उनके अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर आप आगे यहाँ पर ग्रो करते हो तो आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बनाना है, डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज आपको यहाँ पर करना है। तो उसी को देखते हुए हमारे DPSPs को यहाँ पर फॉलो करते हुए 11 शेड्यूल की स्थापना यहाँ पर की गई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 के अंदर। और इसके अंदर कितने मैटर है करेंटली, तो 29 मैटर्स इसके अंदर यहाँ पर रखे गए हैं कि हमारी जो पंचायत वगैरह है वो कैसे कैसे यहाँ पर फॉर्म होंगी,
एंड पंचायत को हम आगे और डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, तब मैं इसको बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया था। एंड लास्ट हमारा आता है यहाँ पर 12 शेड्यूल। तो हमारा लास्ट शेड्यूल जो यहाँ पर ऐड किया गया है, तो 12 शेड्यूल के अंदर हमारे यहाँ पर किसके बारे में, जैसा हमने यहाँ पर 11 के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो भी गाँव वगैरह हैं, कस्बे वगैरह हैं उनके लिए, तो जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं तो उनके अंदर क्या चलता है, म्यूनसिपालिटीज़ चलती हैं, नगर निगम वगैरह चलते हैं। तो वो सब कहाँ से आया, तो 12 शेड्यूल के अंदर हमने यहाँ पर नगर निगम वगैरह जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जिनको यहाँ पर हम बोलते हैं, तो वो वहाँ पर 12 शेड्यूल के अंदर यहाँ पर डाला हुआ है। और ये किस एक्ट के द्वारा यहाँ पर डाला गया था, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर द्वारा ये यहाँ पर डाला गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73rd एंड 74th के द्वारा यहाँ पर क्या डाला गया था, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी। तो आर्टिकल 40 से हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर इंस्पिरेशन मिलती है, जो कि लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का यहाँ पर पार्ट है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप आपको जो भी शेड्यूल है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो। एंड आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लेसन्स के लिए ट्रू माइंड के साथ यहाँ पर जुड़े रहिए। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।